बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। तौहीन अदालत केस है आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। अदालत के बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। खातून जज को जो धमकी का मामला है, इस पर इमरान खान साहब को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। ज़ाती हैसियत में उन्हें तलब किया गया और बेंच में मज़ीद तौसी का इंदिया भी दिया गया है। रिमार्क्स बहुत अहम थे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस केस में क्या कार्रवाई हो सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो कानूनदान है वो क्यों ये नुक्ता उठाते हैं कि हाई कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं। फिर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो ये सवाल बरमला सामने आता है कि क्या मामलात इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं या अभी भी कुछ सालिसी की मुसालिहत की गुंजाइश बाकी है। शामी साहब के अलावा जनाब सुहेल बड़ाई साहब भी हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और फिर आपने देखा रात के शहबाज गिल साहब के जो पंजाब हाउस में लॉजेस, वहाँ उनके कमरे पर छापा मारा गया, सेटेलाइट फ़ोन और असलहा बरामद किया गया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर कैसे रिएक्ट किया सोशल मीडिया के लोगों ने। फिर KPK में PDM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी नफ़रत अंगेज़ तकारीर पर मुकदमे की दरख्वास्त सामने आई है। तो ये तमाम मामला सरदस्त पाकिस्तानी सियासत का मौजू है, जिन पर आज हम नुक्ता नज़र आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामी साहब, एक बड़ी कदावर शख्सियत, चौथे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान के कदावर शख्सियत जनाब रहीमुद्दीन खान साहब, वो इंतकाल कर गए। मैं आगाज़ इसलिए इस बात से कर रहा हूँ कि शामी साहब की बड़ी याद अल्लाह उनसे रही। कितनी बड़ी कदावर वो शख्सियत है, उनकी फ़ैमिली का पाकिस्तान में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। शामी साहब अक्सर तारीख़ के झरोकों में हमें इन चीज़ों से आगाह करते हैं, तो उनसे उनके ज़िक्र से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, देखिए, जनरल रहीमुद्दीन हमारी जो फ़ौजी तारीख़ है ना, उसका एक बड़ा रोशन किरदार। पहले कैडेट हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जी, यानी एक बड़ा ख़ानदान है इनका, और बड़े नामवर लोग गुजरे। इनके जो एक चचा जो हैं जाकिर हुसैन, वो इंडिया के सदर हुए, जी, तीसरे सदर, और जामिया मिलिया के वो बानी थे, कांग्रेस के रहनुमा में शुमार होते थे। और दूसरे चचा डॉक्टर महमूद हुसैन, वो एजुकेशनिस्ट थे, वो तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो वज़ीर तालीम हुए। फैमिली का एक हिस्सा उधर रह गया और एक इधर आ गया। इन्होंने और दोनों ममालिक में बड़े इन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान के लिए कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता। तो महमूद हुसैन वज़ीर तालीम रहे, फिर कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे एक तवील अरसे तक। और उन्होंने एक बड़ी उनकी तसनीफ़ है, यानी मैकियावेली की जो प्रिंस है ना, उसका तर्जमा किया है उन्होंने उर्दू में, बड़ा मार्के का तर्जमा। और उनकी बेटी जो है साकबा रहीमुद्दीन, वो जनरल रहीमुद्दीन की बेगम थी, एहलिया थी। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने भी कलम कबीला कायम किया और बड़ी सरगर्म रही। ये अब ये गवर्नर थे बलूचिस्तान के, सिंध के भी रहे, सिंध के भी रहे। और जनरल ज़ियाउल हक के समधी इजाजुल हक साहब की जो शादी है इनके यहाँ इनकी बेटी से हुई, यानी उनके ससुर हैं। और फ़ाइज़ रहीमुद्दीन इनके बेटे, और इनके पोते जो हैं असद रहीमुद्दीन, जी हाँ, वो ब्रॉडकास्टर भी हैं, कानूनदान हैं, साहिब रहे हैं, एंकर रहे, एक प्रोग्राम करते रहे डॉन न्यूज़ पर। आजकल मेरे ख्याल कानून के लिए वक्फ हो चुके। तो जनरल रहीमुद्दीन जो हैं, ये एक मुनफरिद किरदार है पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख़ का। ये अपने मौक़िफ़ से, अपने असूलों से इंच भर नहीं हटते थे, उन पे कायम रहते थे। और बलूचिस्तान में जब ये गवर्नर मुकर्रर हुए मार्शल लॉ के बाद, जो ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लॉ, तो उस वक्त इन्होंने फिर जो वो बलोच लीडर थे नाराज़, उनसे मसालेहत की, उनको वापस लेके आए, उनको कंपनसेशन दी गई उन कारकुनों को और लोगों को जो उससे मुतासर हुए थे, और अमन कायम किया बलूचिस्तान में। एक बड़ा कारनामा है, जनरल ज़ियाउल हक ने आकर बलूचिस्तान में अमन कायम किया, और जनरल रहीमुद्दीन का उसमें बुनियादी किरदार था। और फिर एक बात ये बताऊं कि कोयटा में सुई गैस सप्लाई नहीं होती थी,
हाँ, हालांकि बलूचिस्तान से सुई बलूचिस्तान निकलती थी सुई के मुकाम सुई के मुकाम से, लेकिन कोयटा में नहीं। कोयटा में सप्लाई नहीं होती थी। इन्होंने पाइपलाइन बिछाई और कोयटा को गैस जो है फराहम करना शुरू किया। आज इनका इंतकाल हो गया, चल बसे। और दूसरी बात, आगे एक और बात बताऊं, चागी जो है उसका इंतखाब करने वालों में शरीक थे ये, अच्छा कि कि यहाँ एटमी धमाका हो। सही। वो जगह मुंतखब की 1982 में, और फिर वहाँ सारे इंतजामात किए और सुरंग खोदी गई ताकि चंद रोज के नोटिस पे वहाँ धमाका हो सके, क्योंकि एटमी प्रोग्राम जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाया तकमील को पहुंच चुका था। आगाज भुट्टो साहब से हुआ, बनिया पाया तकमील तक पहुंचाया, पर धमाका नवाज शरीफ साहब ने किया। तो ये चागी का मुकाम मुंतखब हुआ, वहाँ सुरंग खोदी गई इनके गवर्नरी के दौर में। और फिर जब चेयरमैन हुए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, तो इनको ये कारगिल का जो एडवेंचर है ना, उसके तो ये खिलाफ थे। उसका नहीं, उस वक्त इनके सामने भी ये तजवीज़ आई, इन्होंने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया, मुस्तरद किया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। और एक बात ये भी मैं बताऊं कि ये जो अफगानिस्तान में जब सोवियत फौजें आई ना, तो यहाँ जो मुहाजिरीन आए, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन आए, ये उनकी पजीराई जो है उसके खिलाफ थे। अच्छा, ये पैदा तो यूपी में हुए, बिल्कुल, लेकिन आबाओ इजाद का ताल्लुक उधर तो से था, वहीं से था। मखवादिया तीरा से आए थे, जी। तो उर्दू बोलने वाले पठान थे, लेकिन हमारा पश्तून नस्ल थे। अब ये इनका ख्याल था कि ये पॉलिसी इस तरह नहीं अपनाई चाहिए और हमें इससे अलग रहना चाहिए। तो जाहिर है GHQ को वो मंजूर नहीं था। अब जब ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हुए, तो जब इनका टेनर ख़त्म हुआ तो फिर इनको ऑफर किया गया, जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट थे, एक्सटेंशन, ये उनके समधी थे, और एक्सटेंशन का वो दौर था। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने खुद कितने साल एक्सटेंशन दिए अपने आप को, और कहा कि आप उनका नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, इन्होंने इनकार किया, एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। उसका एक नतीजा ये निकला कि हमारे जो जनरल आरिफ थे ना, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जुनेजो साहब और ज़ियाउल हक साहब चाहते थे उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए। अब क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली तो उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, फिर वो भी रिटायर हुए, और जनरल मिर्जा असलम बेग साहब, जुनेजो साहब ने फिर उनको वो मंजर आम पर आए। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जब ये गवर्नर हुए कराची के, सिंध के, ये उस वक्त देखा गुलाम इसाक खां का दौर है, ये रिटायरमेंट के बाद हुए। अब गुलाम इसाक खां जो हैं वो एक MQM को थपकी दे रहे थे और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अनासर को थपकी दे रहे थे। इन्होंने कहा सवाली पति जो कानून शिकन है वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वेरी गुड। और ये उन्होंने ठोक बजा के कार्रवाइयाँ की और ताकुब किया उनका, जो लाडले थे मरकज़ के। तो गुलाम इसाक खां से फिर उनका इख्तलाफ पैदा हुआ और गवर्नर से सुबकदोश होगा। आज और कम बेश देखे ना, उतना ही अरसा, यानी जितना अरसा इन्होंने फौज में गुजारा, कई अशरे उन्होंने रिटायरमेंट में गुजारे। एक अरसे तक तो वो चाको चौबंद थे, फिर साहब फराश रहे, नकलो हरकत महदूद थी, लेकिन अपने असूलों की बुनियाद पर, अपने ज़वाबत और कवायद की पाबंदी की बुनियाद पर, और दो टक गुफ्तगू, बिल्कुल ऐसे दो टोक लहजे में बात करते हैं। यही वजह है कि आज प्रोग्राम का आगाज ऐसी कदावर और के जिक्र उनको, उनकी प्रोफाइल से हो रहा है, उनको हम याद करते हैं, से हो रहा है। और पाक फौज जो है वो भी उन पर फख्र करती रहेगी। अल्लाह सारा उनके दर्जात बुलंद, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, आमीन। और देखिए एक ख़ानदान का हिस्सा, वहाँ भी देखे ना अलीट में ख़ानदान का बड़ा हिस्सा ही नहीं, सदर जमहूरिया हिंद जो है बने उनके चचा जाकिर साहब, एक ख़ानदान का बड़ा हिस्सा वहाँ रह गया। लेकिन ये पाकिस्तान इन्होंने खुद ऑप्ट किया। इनके चचा महमूद हुसैन यहाँ आए, इनके कुछ दूसरे कज़न्स भी आए, और ये इस तरह पाकिस्तान के होकर रहे और पाकिस्तान की खिदमत करते। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने एक हसीयत का दावा शख्सियत के हवाले से नाज़रीन को आगाह किया कि ऐसे लेजेंड्स भी हमारे यहाँ रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे अब की जो सियासतदान है जो एक्सटेंशन है ना, अब बताइए आप, जिस तरह ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब सुबकदोश किया ना नवाज शरीफ साहब ने बहसीयत वज़ीर आज़म के, तो उन्होंने उनको सुबकदोश कर दिया। सही है। और सूद तो पूछा कि नहीं, आप ये भी देखिए वक्त भी आया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वजीर आजम ने उनके ओहदे से फारिग किया
उसने कहा आप कौन है मुझे निकालने वाले। उन्होंने वजीर आजम को फारिग कर दिया। दस्तूर और कानून गए भाड़ में। और इसी तरीके से आप देखते हैं ना, हमारे इमरान खान साहब, उनके खिलाफ जो तहरीक में एतमाद मंजूर हुई, जो भी हुई एक आईनी तरीके से तो हुई ना। उन्हें क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब वो तौहीन तुमने अदालत मुझे कैसे निकाला, अब तौहीन अदालत तक का मामला आ गया है। और डट के खड़े हो गए खातून जज को धमकी और का लेने के मामला देने पड़ गए पड़े हुए हैं उनके अपोजिशन वालों को, जो आज हुकूमत में है। अब सर ये है कि वो जो खातून जज हैं मोहतरमा ज़ेबा साहिबा, उनको जो धमकी उन्होंने दी एक पब्लिक गैदरिंग में, उस पर तौहीन अदालत का केस है। उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ है, ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। बेंच में भी मज़ीद तोसी होगी। बड़े अहम रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन कयानी साहब के। उन्होंने फरमाया कि क्या इमरान खान चाहते हैं कि लोग उठें और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दें। इमरान खान ने अदलिया पर आवाम का एतमाद ख़त्म करने की कोशिश की है। और इस तरह के और बड़े अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता। मफ़हूम ये था। अब इसमें सर जो पाकिस्तान, अभी सोहेल बराए साहब से भी रब्ता करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कुछ मैंने वकला की राय देखी है, वो ये फरमा रहे हैं कि जी हाई कोर्ट आज खुद नोटिस कैसे ले सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का इख्तियार ख़त्म कर दिया। देखिए, हाई कोर्ट सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकती मुख्तलिफ केसेस में। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 184 जो है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार बहस जारी है कि इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस को यह हक़ हासिल होना चाहिए या दूसरे जज भी ये नोटिस ले सकते हैं, या नोटिस लेकर चीफ जस्टिस के पास भिजवा सकते हैं। फिर हुदूद और क़यूद क्या होंगी। असल में ये सुओ मोटो नोटिस है ही नहीं है। ये जो रजिस्ट्रार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, उन्होंने रिपोर्ट किया है चीफ जस्टिस को ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। हाँ जी, उनकी वो लेटर भी मंजर आम पर आ गया है। उनको उन्होंने रिपोर्ट किया है। ऑफिशियल नोट है ना जी। देखिए, एक जज के खिलाफ इस तरह धमकी आमेज रवैया इख्तियार किया गया है। अब वो धमकी आमेज रवैया किसी जज के खिलाफ आप इख्तियार नहीं कर सकते, आप जो भी हो। देखिए, जज जो है जज है, आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर जजों को धमकाना शुरू कर दें तो निज़ाम इंसाफ ज़मीन बोस हो जाएगा। ये बड़ी संगीन नौइयत की तौहीन अदालत है। तो रजिस्ट्रार ने ये नोट पेश किया चीफ जस्टिस को, उनके नोटिस में लेकर आए कि ये वाक़या हो चुका है। चीफ जस्टिस ने जजों से मशवरा किया और फिर उसके बाद नोटिस जारी कर दिया इमरान खान साहब को कि आइए तशरीफ़ लाइए और इस बात की वजाहत कीजिए। तो ये उस तरह का सुओ मोटो नोटिस नहीं है। और तौहीन अदालत के मामले ये में जब अदालत ने उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है तो पेश होना लाजिम है। अल्लाह से, यानी वो अब ये वो भी आएंगे या वकील भी। अब मैं इसमें नहीं हो सकता है वकील पेश कर दें, लेकिन मेरा ख्याल कि उनको पहले भी वो ज़ाती हैसियत में जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें तलब किया गया वो गए थे। इमरान अपने अब जो हमारे वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, उनको जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया सज्जाद अली शाह साहब ने, वो भी पेश होते रहे। अब इत्तला ये है सर, अब इमरान खान साहब तो खुद वज़ीर आज़म नहीं ना इस वक्त। हाँ, मेरी इत्तला ये है सर कि वो ज़ाती तौर पर तो इस वाक़े के बाद पेश होना चाहते हैं, लेकिन कुछ माहिरीन उनके आसपास ऐसे हैं जो अदर वे राउंड में मशवरा दे रहे हैं। अब ये तो फिर अदालत को फैसला करना पड़ेगा ना। अगर वो गुरेजा होंगे पेश होने से तो मेरा ख्याल है कि ये तो मुनासिब नहीं होगा और ऐसे वकीलों से होशियार रहना चाहिए। अब परवेज़ लाई साहब ये फरमाते हैं, उनसे बड़े बड़े वकील हैं ना, वो बड़े बड़े लीडरों के साथ बड़े हाथ कर चुके हैं। अच्छा, अब ये नुक्ता मैंने आज रखा था कि ये जहाँ सूरत हाल आ गई है, इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि ख़बरें लग रही हैं, सुर्खियाँ जम रही हैं। PTI खुद इंटरनेशनली चीज़ों को लेके जा रही है, मुतालबा कर रही है इंसानी हकूक़ की तंजीमों से कि ये देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुख्तलिफ जो चैप्टर्स हैं वो लिख रहे हैं कि जी आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्या करना है। लेकिन ये देखिए आपके अब क्या मामलात यहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं या मुसालिहत मुमकिन है? शामी साहब, दिस इज़ माई। देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ। एक तो तौहीन अदालत का नोटिस है ना, तो दूसरी तरफ एक और सूरत हाल है। जब जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जो मुकदमा उनका पेश होने वाला है और वो जो पर्चा कटा, तो वो बेल लेने के लिए, ज़मानत कबल गिरफ्तारी लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक चंद रोज़ की बेल दे दी और कहा कि आप जाके इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के सामने पेश हो जाए।
और वहाँ दरख्वास्त बेल की। वहाँ वो जाती हैसियत में पेश नहीं हो रहे वैसे। अच्छा, अब अगर वो नहीं पेश होंगे ज़ाती तौर पर, तो उनकी ये बेल जो है वो उनको मिलेगी या मनसूख हो जाएगी, अहम सवाल है। और अगर उनको वहाँ से बेल नहीं मिलती, वो नहीं जाते, तो फिर ये लाजिम हो जाएगा टू अरेस्ट कि उनको गिरफ्तार किया जाए। यानी ये आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। या तो वो जाते ही ना, हिफाजती बेल ना लेते। जब हिफाजती बेल ले ली, उसके बाद गोया कमिटमेंट हो गई कि आपने उस जेरी अदालत में पेश होना है, और अगर नहीं होते तो फिर अगर नहीं होंगे तो अरेस्ट लाजिम हो तो जाए। फिर इसका मतलब यह है कि जो यानी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको गिरफ्तार करना अच्छा, पड़ेगा। अब इसके पैरेलल एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो सोच पाई जाती है ना, वो ये है कि जी जब गिरफ्तारी की तला कल परसों हमने रात के देखी, सनसनी फैली, उस हंगाम जैसे लोग बाहर निकले, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, बनी गाला में भी लोग सारी रात उन्होंने क़याम किया कि जी खबरदार किसी ने हाथ लगाया हमारे रहनुमा को। तो उनके यहाँ ये सोच पाई जाती है कि अब इस डेमॉन्स्ट्रेशन के बाद जो पीटीआई ने कर दी है, अब तो जो मर्जी हो जाए, इस सरकार के पास हिम्मत नहीं होगी कि वो आए और गिरफ्तार करे, जबकि अवाम का जमे गफीर वहाँ मौजूद होगा, दीवार बने होंगे, लोग आगे लेट जाएंगे। ये उनकी सोच है। देखिए, वो जो कुछ भी सोचे, हमारी तारीख में बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं। अल्लामा मशरकी, अल्लामा इनायतुल्लाह खां मशरकी, उनकी तंजीम जो है बहुत बड़ी तंजीम थी, बड़ी ऑर्गेनाइज। सुर्खपोश खाकसार सुर्खपोश तो अब्दुल गफ्फार खान साहब, बिल्कुल ठीक, सरहदी गांधी जिन्हें कहते थे, अब्दुल्ली खान के वालिद, जी जी जी, और अहमल वली खान जो है उनके परदादा, और असफंदियार वली के दादा। वो उनकी अपनी शान थी। अच्छा, अब अल्लामा मशरकी जो खाकसार तहरीक थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी। जी जी, हजारों लाखों उसके अरकान थे। एक उसकी अजब दहशत थी। और हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि जब सड़कों पे वो मार्च करते थे खाकसार, तो एक आप समझे कि मुसलमानों की जो अजमत रफ्ता है उसकी याद ताज़ा हो, ठीक, चप रास। और मैंने भी अपने लड़कपन में वो उसको देखा, खाकसारों को झलक देखी आपने? उनकी झलक देखी है। जब वो बेचारे जवाल पजीर थे, उस वक्त भी मुनज़्ज़म थे, एक शान थी उनकी। अच्छा, और पीएनए में भी वो एक सितारा वो भी थे, खाकसार तहरीक भी थी। उस वक्त अशरफ खान उनके लीडर थे। तो उन्होंने मार्च 1940 में वो उलझ गए। हुकूमत पंजाब जो थी उसने पाबंदी लगा दी थी सियासी जमातों की, और ये तंजीमें जो थी ना, उनको जत्थों पर, और जो हथियार उठा के चलते थे, वो बिलचिक उठा के चलते थे, उस पर पाबंदी लगा दी थी। वो उलझ गए, गोली चली, और तहरीक खाकसार जो है उसके बाद उसका नाम जो है बस तारीख की किताबों में लिखा रह गया। मुस्लिम लीग जो है उसने फिर क़यादत संभाली, उसके बाद वो तहरीक खाकसार जो है, अल्लामा मशरकी जिंदा रहे लेकिन बस एक कसम परस्ती की तस्वीर थे। ये बात आपकी तो मैं कहता हूं, जब रियासत जो होती है ना, सियासत के सीने में भी दिल नहीं होता, और रियासत के सीने में भी दिल नहीं होता। रियासत जो है वो भी हर वक्त कुर्बानी का तकाजा करती है, और कुर्बान करती है बड़े बड़े अपने सपूतों को अपने आप पर। तो अगर आप उससे टकराएंगे ना, और अदालतों से उलझेंगे, तो फिर ये खसारे का सौदा करेंगे। ये अब परवेज़ इलाही साहब का जो नुस्खा है उसमें भी खबरियत है। वो कहते हैं खान साहब को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है, हर मामले को हल करने का पहला रास्ता मुज़ाकरात है। ये एक बड़ा मीनिंगफुल उनकी स्टेटमेंट है। और जो हमें इत्तला भी मिली कि जब वो अभी चंद रोज़ पहले खान साहब से मिले थे, तो गालिबन उन्होंने ये जो दूसरा जुमला है उसके ऊपर कोई पैगाम रसानी की कोशिश की है। हालांकि उनके करीबी हल्के कहते नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं हुई। अभी तो खैर वो उलझे हुए हैं। जो 25 मई के वाक़े पे जो अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग थी उस पर पीटीआई ख़ास दबाव डाल रही है, वो उसको मानने से इनकारी है। लेकिन ये जो वो भी एक और उलझन है, वो भी एक संजीदा एक रियासत की रिट ख़त्म की जा रही है। एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो है ना, पुलिस, उसको तबाह किया जा रहा है, वो भी आग से खेला जा रहा है। इस तरह तो फिर ऐसा इनडिसिप्लिन आएगा कि फिर आपकी तितर बितर हो जाएंगे अदारे। ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, अगर परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि मज़ाकरात से बात हल हो, वो कहते हैं हर मामले को हल करने पहला रास्ता मुज़ाकरात। किससे मज़ाकरात हो, कौन करे,
हुकूमत से तो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो तो खान साहब कल भी कह रहे इमरान खान थे। साहब, हाँ, वो कहते हैं जो लुटेरे हैं, जिन्होंने लूटा क्या है मुल्क को, जो उनके साथ- इस्लामाबाद हाँ, हाई हाँ। कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे मुज़ाकरात करने हैं, उनसे सुहेल बड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। कानून से करने पड़ेंगे। साहब सुहेल साहब से एक अब अभी उनसे पूछते एक बात खत्म, ये जो हाथ लगाने वाली बात है ना, हाथ तो चौधरी साहब को भी नहीं लगाना चाहिए किसी को। अच्छा, वैसे मुझे इस पे जुर्रत का शेर याद आ गया बड़ा, क्या? ए टुक वसल में लुत्फ उठाने दे मुझे, ए तेरे पाँव पड़ूं हाथ लगाने दे मुझे। वाह 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 वाह, चले सुहेल हाथ, साहब, हाथ कई तरीके से लगाया जाता है, हाथ हो भी जाता है। हाथ हो भी जाता हाथ है, हो भी जाता है, तो चलें। हम चौधरी साहब जरा मोहब्बत से हाँ। हाथ आपको लगाना चाहते हैं हम। चलिए, अच्छा सुहेल भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाएं, क्या मामलत यहाँ पर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं, या अब भी कोई गुंजाइश है सालिसी की और मुसालियत की, और अगर है तो किससे होगी और कैसे होगी? देखिए, अल्टीमेटली हाल तो यही है। मगर पहले ये बताइए सुहेल, आप तो लंदन से आ रहे हैं भाई, ताज़ा ताज़ा इस सवाल का जवाब देके फिर हम आपके साथ लंदन चलेंगे। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सालसी के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मार्शल लॉ तो लगना नहीं है ना, किसी के पास ऐसा कोई जाबराना या आमराना कोई इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी सिर्फ कर ले। तो जब इत्तेफाक के राय से ही होना है, जब आपस में अल्टीमेटली सुलह होनी है या इत्तेफाक के राय होना है, तो वो जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। तो कैसे करें सुहेल साहब, हम तो आपके उनके पास गए थे, आप भी गए थे, मैं भी गया था, तो फिर दोबारा चले? जी बिल्कुल चलते हैं जी। तो मतलब सालिस कौन हो, उनको कौन मानेगा, या सदर मुमलकत कोई पहल कर ले, या चौधरी परवेज अली साहब कोई इनिशिएटिव ले लें? असेंबली में वापस आए इमरान खान साहब और असेंबली में मुज़ाकरात हो। यानी आपकी तजवीज़ ये है? जी 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 वो पंजाब असेंबली में तो बैठे हैं ना, जी हाँ। तो चौधरी परवेज अली साहब भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं? चलिए, परवेज अली साहब भी पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, अब लंदन चले, वहाँ क्या हो रहा है? लंदन अगर हम ब्रेक के बाद चलें, सुहेल साहब आप कदर ताख़ीर से हमें दस्तयाब हुए हैं, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें भी लेते हैं, और फिर उसके बाद आपके साथ लंदन चलते हैं कि वहाँ क्या सोच है। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, बात करेंगे सुहेल साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल, खान साहब का तर्ज सियासत और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन, इस पर बात हो रही है। सुहेल बड़ाई साहब का तबसरा प्रोग्राम में शामिल है। शामी साहब ने ब्रेक से पहले ये पूछा था कि लंदन ले चलें कि वहाँ क्या हो रहा है। सुहेल साहब साथ हैं जी। अब जरा वक्त क्योंकि कम रह गया, तो सुहेल साहब कुछ बताइए, लंदन में क्या हो रहा है? जी, लंदन में जाहिर है पाकिस्तान के बारे में ही सोचो विचार जारी है, और लेकिन जाहिर है वो जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आने का, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो अपने केसेस अच्छा। पहले खत्म करवा कर ही आएंगे। और डार साहब ने तो दरखास्त भी दे दी है जी 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 सुप्रीम कोर्ट में जी 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 कि उनको जनाब जो करार दे दिया गया मफरूर, वो ख़त्म किया जाए। जी जी मियां नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो है वो अपनी वापसी की राह हमवार करना चाहेंगे। तो कब तक आपको लगता है वापस आ सकते हैं वो? मेरा ख्याल है अभी फौरी तो नहीं, पहले मुकदमात का फैसला करवाएंगे फिर आएंगे। तो सुहेल साहब, क्या लंदन की जो क़यादत है वो मौजूदा तर्ज हुकूमत से या मौजूदा सियासी सूरत हाल से अपनी जमात के रहनुमाओं की कारकर्दगी से मुतमिन है, या परेशान और रंजीदा है? कुल नहीं मुतमईन। मुतमिन नहीं नहीं मुतमईन। अच्छा, नहीं मुतमिन, जी हाँ, तो परेशान है। परेशान है जी हाँ। तो फिर क्या मशवरा देते हैं, छोड़ दें हुकूमत या जारी रखें? जी, अब तो जाहिर है वो कहते हैं ली गलत है। वो तो कहते हैं मैं इस बात के हक में नहीं था कि ली जाए। मगर नानी तो अब ख़त्म कर चुकी ना, जी अब छोड़े कैसे? अब तो बात ये अगली है, इसका भी वो कोई हल निकालेंगे। अगर वो उनको आने दिया जाए, उनके मुकदमात खत्म किए जाए, तो जाहिर है एक बयानिए की जरूरत है, एक कंपेन की जरूरत है, एक बातचीत लोगों के साथ जरूरत है, ताकि जो लोग नाराज हो गए हैं, जो लोग महंगाई से और दूसरी चीजों से, गुड गवर्नेंस से जिनको शिकायत है, सही, उनको राजी किया जाए। तो सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या खान साहब भी उसी कतार में जा खड़े होंगे जहां नवाज शरीफ साहब खड़े हैं?
जी फिलहाल तो उधर ही जाते लगते हैं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की सियासत पहले ही इतना कुछ है कि सारे लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं तो ये भी मुनासिब नहीं है। खान साहब की पार्टी, खान साहब के लोग, खान साहब की जमात, खान साहब की सपोर्ट, ये सारी प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी। उन्हें मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट से इस हद तक नहीं लड़ना चाहिए कि कल के उनको सपोर्ट चैलेंज हो जाए, उनका वोट बैंक भी चैलेंज हो। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। अच्छा, मिर्जा साहब बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, ब्लड कैंसर के मरीजों को हुकूमत पंजाब मुफ्त अद्वियात फराम करती थी जी मुख्तलिफ अस्पतालों से, अब वो बंद हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे, अद्वियात नहीं मिल रही, हज़ारों मरीज जो है परेशान हैं। चौधरी परवेज़ अलाई साहब इस तरफ तवज्जो करें। और हमारे भाई मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने कल मुझे मैसेज किया, भाई जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नज़ीर अब्बासी को टॉर्चर किया गया, उसका इंतकाल हो गया, इसको आप कैसे भूल गए? नज़ीर अब्बासी एक इनकलाबी नौजवान था, उसको गिरफ्तार किया गया, चले एजेंसियों की नज़र हो गया, मैंने तो अर्ज की थी आपसे कि टॉर्चर हुआ है, मिली। देखिए ये वाक़या तो अपनी जगह मौजूद है ना, इससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता। अब हमारे हमारी साथ तारीख के अफसोसनाक के वाक़यात हैं, बल्कि शर्मनाक वाक़यात हैं। सही कह रहे हैं। अल्लाह अच्छा, ताला एक नज़ीर अब्बासी का कभी तस्करा करेंगे तफसील से, करेंगे बिल्कुल। अजब नौजवान था, कैसे ख्वाब देखने वाला। आपसे बात करें सर, डॉक्टर शहजाद साहब को हमने ज़हमत दी है, माहिर हैं। हम कोशिश करते हैं गाहे गाहे अपने प्रोग्रामों में सियासत के अलावा उन इश्यूज़ पे बात करें जिनका ताल्लुक आपसे, मुझसे और हमारी आने वाली नस्लों से है। मिसाल के तौर पर पोलियो है या सैलाब के मामलात हैं। तो अब पोलियो जिस तरह बार बार केसेस रिपोर्ट होते हैं, बार बार कैंपेन्स चलती हैं, लेकिन फिर भी तदारुक नहीं हो पाता और उस तरह से वो डिसेमिनेट नहीं होते मैसेजेस कि हर बंदा पोलियो पिलाए। हालांकि हम वो विजुअल्स भी देखते हैं जहाँ पोलियो वर्कर्स सैलाबी सूरत हाल के बावजूद भी जाकर, बर्फ़बारी के बावजूद भी जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। डॉक्टर शहजाद साहब से पूछेंगे, शहजाद साहब से, कि मामला है क्या। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि अभी तक हम इस पर काबू नहीं पा सके इतनी कैंपेन के बावजूद भी, और इस वक्त क्या स्टेटस है पाकिस्तान में इस बीमारी का? जी अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम मजीदुर रहमान साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। जी जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2020 में पाकिस्तान में 84 पोलियो के केसेस थे। 2021 में पाकिस्तान में सिर्फ पोलियो का एक केस हुआ था और 2022 में हमारे अब तक 14 पोलियो के केसेस हो चुके। 14 जी। तो डॉक्टर साहब, ये एक दफ़ा ख़त्म होके फिर यानी वापस आ सकता है ये मर्ज? जी, हम ऐसा था शामी साहब कि 15 महीने तक पाकिस्तान में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस दौरान नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बन्नू में माहौलियाती जो सैंपल्स हम लेते हैं, सीवज से सैंपल लेते हैं, वहाँ पे वायरस मौजूद था। मतलब ये है कि अगर से 15 पाकिस्तान में हमने पोलियो का केस कोई नहीं होने दिया था, लेकिन हमने पोलियो के वायरस को खत्म नहीं किया था अभी तक भी। तो जब इसका मतलब है कि जब भी वायरस को कोई ऐसा इलाका मिलेगा या ऐसे बच्चे मिलेंगे जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं ली, पोलियो ड्रॉप्स के कम से कम 3 दफा कतरे नहीं पिए हुए, तो अगर कोई ऐसा इलाका उनको मिल जाएगा तो वहाँ ये वबा फिर फैल सकती है। और एक और बड़ा अहम सवाल ये इससे जुड़ा, जो लोग पूछते भी हैं कि अगर बच्चा बीमार है, जैसे उसे मौसमी बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम या कोई और बीमारी है, तो उसके बावजूद भी अगर पोलियो ड्रॉप्स की मुहिम चल रही है, पोलियो वर्कर उसे पोलियो ड्रॉप्स देने हैं, तो वो पी लेने चाहिए ड्रॉप्स? जी, गलत फहमी है या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक बच्चे को नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह है तो उसमें उसको पोलियो ड्रॉप्स पीने से कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है जी। और तो अगर कोई जी बात पूरी करें। जी मैंने पूरी कर ली। आज ये अगर कोई पहले ही पोलियो कतरे पी चुका है तो उसे मामूल की वैक्सीनेशन के दौरान भी वैक्सीन दी जा सकती है? जी, वो उसका ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बाज़ औक़ात जिन्होंने 5-6 दफ़ा भी कतरे पिए होते हैं उनको भी पोलियो का होने का खदशा मौजूद रहता है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि एंडेमिक कंट्री जहाँ पे ये वबा की सूरत में फैला हुआ है, उन इलाकों में बच्चों को जितनी ज़्यादा दफ़ा आप कतरे पिला सकते हैं आप उनको कतरे पिलाएं। ये उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हैं। ज़्यादा दफ़ा कतरा से उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता।
तो डॉक्टर साहब गोया यानी माहौल से तो हम इसको वायरस को शायद ख़त्म ना कर सकें, लेकिन यह है कि पोलियो वैक्सीनेशन के ज़रिए तो ज़रूर इस पर काबू पाया जा सकता है। जी, अगर हमने पोलियो फ्री होना है तो हमें पाकिस्तान को उसी वक्त, इस वक्त आपको पता है कि दो ही दुनिया में मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर हमने पोलियो फ्री होना है तो पोलियो फ्री हम तभी होंगे जब हम पाकिस्तान से सिर्फ केसेस नहीं वायरस का खात्मा करेंगे। हमने दुनिया से पोलियो का वायरस खत्म कर ताकि वो दुनिया में किसी भी जगह बीमारी ना फैला सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाल यही है, बार बार करते हैं कि ये यकीनी बनाएं कि आप अपने बच्चों को हर हाल में स्कूल में, मोहल्ले में, जहाँ भी है बच्चा, उसको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो बच सके, वो अपाहज होने से बच सके और इस मर्ज से वो बच सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर, एक बड़ा अहम मौजू रह गया था शहबाज गिल साहब के यहाँ, जो कल छापा पड़ा, जैसे वो पिस्तौल बरामद हुआ, सैटेलाइट फ़ोन, और उन्होंने वहाँ इतराफ़ किया कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई। स्टेटमेंट में नहीं थी, कल फिर उठा रखी, कल करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।